ट्रोजन वॉर के बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों को 2004 की उस हॉलीवुड मूवी से पता है जिसमें ब्रैड पिट ने काम किया था। बहुत फेमस वॉर मूवी थी। पर जब मैंने पिक्चर पहली बार देखी थी तो मुझे लगा था कि ट्रोजन वॉर जैसा इस मूवी में दिखाया है मोर और लेस वैसा ही हुआ होगा। पर जब मैंने किताब पढ़ी इस वॉर के बारे में तब मुझे एहसास हुआ कि मूवी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा दी हैं जो रियल कहानी से एकदम अलग है। छोटे मोटे डिफरेंसेस नहीं, मैं बड़े डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ। ट्रोजन वॉर के बारे में आज हमको जो पता है उसमें से ज़्यादातर नॉलेज जो हमारी है वो दो कविताओं से आती है जो एक बहुत पुराने ग्रीक पोइट ने लिखी थी। उनका नाम होमर था और जो डिटेल्स हमको इन दो कविताओं से नहीं मिलते वो बाकी कुछ ग्रीक पोइट्स हैं, कुछ रोमन पोइट्स हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके हमने एक पूरी ट्रोजन वॉर की कहानी बनाई है। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी सारी रिसर्च इस किताब से की है, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द ट्रोजन वॉर। बैरी स्ट्रॉस ने इसको लिखा है और इस किताब के अंदर सारे ट्रोजन वॉर के किरदारों को रियल इंसान के रूप में माना गया है और उस हिसाब से ये पूरी कहानी लिखी गई है। तो इस वीडियो में हम ट्रोजन वॉर की एक समरी देखेंगे कि वॉर क्यों शुरू हुआ, वॉर के दौरान क्या हुआ, अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी इस वॉर के बारे में जो जनरल लोगों को लगता है कि हुआ था पर वो एक्चुअली नहीं हुआ था। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप ट्रोजन वॉर की सीरीज़ को ज़्यादा इन डेप्थ, ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस वॉर की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 तक ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस किया है। अगर आप वो सीरीज़ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आपके मेंबर बनने से चैनल को सपोर्ट मिलता है और मैं और ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस जिसमें मैं किसी टॉपिक पे इन डेप्थ बात कर पाता हूँ। तो अगर आपको मेंबरशिप सही लग रही है तो आप सब्सक्राइब के बिल्कुल साइड में जॉइन बटन है, उस पर क्लिक करिए, आपको सारे बेनिफिट्स नजर आएंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ट्रोजन वॉर की। कहानी शुरू होती है 1200 बीसी के आसपास। ये 1180 बीसी हो सकता है या 1210 बीसी। कुल मिला के आज से 2500 साल से भी पहले। उस ज़माने में आज जहाँ पे ग्रीस है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे किंगडम होते थे और उन सारे किंगडम्स में से हर किंगडम का कोई राजा होता था, कोई लीडर होता था। ग्रीस के ईस्टर्न साइड पे एजेंट सी था और उसके और ईस्टर्न साइड पे आप जाइए तो अनाटोलिया था और वहाँ पे एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था ट्रॉय। उस ज़माने में इसका नाम कुछ और था। ट्रॉय एक पोर्ट सिटी था, यानी समुद्र के पास बसा हुआ था। इसी वजह से मैरीटाइम ट्रेड के लिए ट्रॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। यानी अगर इस रीजन से कोई भी ट्रेड होता था तो अक्सर जहाज ट्रॉय से होते हुए गुजरते थे या ट्रॉय में आके रेस्ट करते थे। इसी के वजह से ट्रॉय शहर की एक ब्रोकर जैसी रेपुटेशन बन गई थी कि ये डायरेक्टली कोई बिजनेस नहीं करते हैं पर दो लोग बिजनेस जो कर रहे हैं उनके बीच में रहते हैं। क्योंकि पोर्ट सिटी है तो सारे व्यापारी, सारे ट्रैवलर्स इस शहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से इस शहर की लोकेशन ऐसी थी जिसकी वजह से ये लोग बहुत पैसा कमाते थे। तो अल्टीमेटली ट्रोजन्स बहुत अमीर लोग थे और उनका शहर बहुत समृद्ध, बहुत चकाचौंध भरा था। इस बात की वजह से ग्रीस के लोग ट्रोजन्स को कुछ जलन की निगाहों से और कुछ लालच की निगाहों से देखते थे कि जो ट्रोजन्स के पास है बिना इतनी मेहनत किए जितना हम मेहनत करते हैं हमको भी उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए। और क्योंकि ग्रीस के लोग वॉरियर्स होते थे और अक्सर वो आसपास के कोस्टल एरियाज में जाके रेड करके वहाँ से पैसा या लूट लेके आते थे, तो इसलिए ग्रीस की नज़र में ट्रॉय एक बहुत बड़ा प्राइज या एक बहुत बड़ा लालच का सोर्स था। पर क्योंकि ट्रॉय एक ऐसी जगह पे स्थित था जहाँ पे उनके ईस्टर्न साइड पे हिटाइट एम्पायर था और उनके वेस्टर्न साइड पे था ग्रीस का सारे किंगडम्स, इस वजह से ट्रॉय के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इन दोनों पावर्स में से किसी एक के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हो। तो ट्रॉय ने क्या किया, अपने पड़ोसी हिटाइट एम्पायर से अच्छे रिलेशन बना के रखे थे। अब क्योंकि ट्रॉय एक पोर्ट सिटी था पर कमाल की बात ये थी कि उनके पास अपनी नेवी नहीं थी। तो अपनी रक्षा करने के लिए ट्रॉय ने पहली चीज़ तो अपने शहर के आसपास बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बना के रखी थी जिसके अंदर उनका राजमहल था जहाँ पर राजा रहते थे। उसके साथ ट्रॉय ने अपने आसपास के एरियाज़ में बहुत सारे अलायंसेस यानी गठबंधन बना के रखे थे ताकि उन पर अगर कोई हमला करे तो उनके साथ ही उनकी मदद करने के लिए आए। तो ये था पूरा ट्रोजन वॉर का एक बैकड्रॉप कि उस समय सिचुएशन क्या थी। अब हम कहानी के ऊपर आते हैं। 1180 या 1200 बीसी के आसपास ट्रोजन प्रिंस जिनका नाम पेरिस था वो गए थे ग्रीस में। कहाँ गए थे? स्पार्टा के राजा मेनेलाओ से मिलने के लिए। ये मीटिंग एक डिप्लोमेटिक मीटिंग थी। ट्रोजन्स और स्पार्टन्स में कोई खास दोस्ती नहीं थी
पर ऐसा भी नहीं था कि ये लोग एकदम एक दूसरे की गर्दन पकड़ रहे हैं, दुश्मन है, ऐसा भी नहीं था। तो दिखाने के लिए कि हमारे में हम संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने जुलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये एक डिप्लोमेटिक मीटिंग पे पेरिस कुछ अपने बंदों को लेके स्पार्टा में आए थे। अब स्पार्टन किंग मेनेलॉस जानते थे कि उनको भी दिखाना है ट्रोजन प्रिंस को कि हमारा भी स्पार्टा कुछ कम नहीं है, हम भी समृद्ध हैं। तो उन्होंने पेरिस को होस्ट करने के लिए एक बहुत शानदार पार्टी रखी, और इस पार्टी में मेनेलॉस के साथ बहुत सारे लोग थे, पर सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान जो हमारी कहानी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो थी मेनेलॉस की बीवी, जिनका नाम था हेलन। हेलन की उस समय उस ज़माने में ऐसी रेपुटेशन थी कि ना सिर्फ पूरे ग्रीस में, पर कविताओं में ऐसा लिखा गया था कि उस ज़माने में पूरी दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी। ये कहने की बात है, ऑब्वियसली आपने पूरी दुनिया देखी नहीं थी, पर इस डिस्क्रिप्शन से आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। पर साथ ही साथ हेलन बहुत चतुर भी थी। खुद हेलन एक राजकुमारी थी, किसी राजा की बेटी थी, और उनके 2 भाई थे, पर उनके पिता ने अपने दोनों बेटों को राजा नहीं बनाया। उन्होंने हेलन की शादी की मेनेलॉस से, और शादी करने की वजह से मेनेलॉस स्पार्टा के राजा बने थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है मेनेलॉस और हेलन की रिलेशनशिप का, क्योंकि जनरली स्पार्टा में आप राजा बनते थे बर्थ से, यानी आपके पिता राजा होने चाहिए तब आप राजा बनोगे, पर मेनेलॉस स्पार्टा के थे ही नहीं। वो थे माइसीन के राजा एगेमेम्नॉन के भाई, और हेलन के साथ शादी करने की वजह से उनको स्पार्टा की गद्दी मिली थी। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि उस समय में जो शादियां होती थी वैसे भी वो पॉलिटिकल होती थी। आपको अगर सामने वाले किंगडम के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो आप अपनी बेटी की शादी करा दोगे, या फिर आप सामने वाले किंगडम की बेटी से खुद शादी कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के मैरिज अलायंसेस बना के आप आसपास के किंगडम्स को अपने साथ जोड़ते थे। तो ये जो मीटिंग हो रही थी पेरिस मेनेलॉस के बीच में, इस मीटिंग में किसी कारणवश मेनेलॉस को क्रीट निकलना था, वो यहाँ से निकल गए। अब शायद से मेनेलॉस को इस बात का एहसास नहीं था कि पेरिस बहुत बड़े वुमनाइजर थे, यानी लड़कियों में बहुत फेमस थे, लड़कियों पे उनका कुछ तो जादू चलता था। हेलन को उन्होंने देखा, उनसे कुछ मोहब्बत हुई उन लोगों के बीच में, और उसी समय हेलन ने डिसाइड कर लिया कि वो स्पार्टा अपने पति को छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगी पेरिस के साथ। अब एक एंगल से, खासकर जैसे 2004 की पिक्चर में दिखाया है, उसको देख के ऐसा लगता है कि हेलन सिर्फ प्यार की वजह से यहाँ से भागी थी, पर ये सिर्फ इतने तक सीमित नहीं था। हेलन का एंगल सिर्फ प्यार का नहीं था, उनके मन में कुछ डिप्लोमेटिक रीजंस भी थे जो कि आपको स्टोरी में आखिरी में पता चलेगा। और पेरिस के मन में भी सिर्फ प्यार नहीं था, वो जानते थे कि वहाँ पे एक डिप्लोमेटिक मिशन पे आए हैं, ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ से उनके कोई खास दोस्ती वाले संबंध नहीं हैं, और वो अपने हिटाइट एम्पायर के अभी भी एलाय हैं। तो उनको हिटाइट्स को और अपने खुद ट्रोजन्स को दिखाना था कि कैसे वो सामने वाले के किंगडम में जाके उनकी सबसे प्राइज्ड चीज़ जो है, उनकी महारानी, उनको चुरा के ला सकते हैं। अगर ऐसा वो कर लेते हैं तो आप सोचिए कि कितना बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया होगा कि बिना दुश्मन पे वार किए, बिना तलवार निकाले, आपने दुश्मन की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूबल चीज़ उनसे छीन ली। इस वजह से पेरिस के मन में भी कुछ अल्टीरियर मोटिव्स थे। तो पेरिस और हेलन यहाँ से भाग गए, और हेलन सिर्फ खुद नहीं भागी, अपने साथ स्पार्टा का बहुत सारा ट्रेजर, यानी बहुत सारा खजाना भी लेके भागी। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि वो जो खजाना लेके भागी थी उसमें से खुद बहुत सारा उन्होंने खुद ही दिया था मेनेलॉस को दहेज के रूप में, डाउरी के रूप में। पर अभी तो क्योंकि मेनेलॉस का इतना सारा खजाना चला गया, उनकी बीवी चली गई, और क्योंकि वो बाय बर्थ राजा नहीं बने थे, शादी से राजा बने थे, तो ये सारी चीज़ों ने मेनेलॉस को बहुत परेशान किया। उनको ये एहसास हुआ कि अगर उन्होंने इस पर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया तो भाई उनकी जो स्पार्टन गद्दी पे जो पकड़ है वो एकदम ढीली हो जाएगी, और आसपास के लोग उन पे हमला करना शुरू कर देंगे। उनको ये मान लिया जाएगा कि मेनेलॉस एक बहुत कमज़ोर राजा है, अपनी बीवी को भी संभाल नहीं पाया। तो इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब मेनेलॉस कहाँ गए? अपने बड़े भैया के पास। उनके बड़े भैया का नाम था एगेमेम्नॉन, जो कि माइसीन के राजा थे, जो कि एक पास में एक किंगडम था। माइसीन उस समय इतना पावरफुल था कि एगेमेम्नॉन ने अपने आसपास के और किंगडम्स को मोर और लेस अपने कंट्रोल में, अपनी मुट्ठी में रखा था। तो मेनेलॉस गए एगेमेम्नॉन के पास ये कहने के लिए कि मुझे पेरिस से बदला लेना है, अपनी बीवी मुझे वापस चाहिए। पर एगेमेम्नॉन भी जानते थे कि यहाँ पे प्यार वाला एंगल नहीं है, यहाँ पे एंगल पॉलिटिकल है। मेनेलॉस की बेइज्जती हुई है, उनको अपनी गद्दी को सिक्योर करना है, इसलिए उनको हेलेन वापस चाहिए। और यहाँ पे एगेमेम्नॉन को भी अपना एक रीजन दिखाई पड़ा। एगेमेम्नॉन भी देख रहे थे कि ट्रोजन्स बहुत अमीर है, उनके पास एक समृद्ध शहर है, अगर उनको हम प्लंडर करते हैं,
उनको हम लूट के ले आते हैं तो हमारे पास बहुत सारा सामान हो जाएगा। और जो हमारे ग्रीक किंगडम्स के बीच में आपस में लड़ाई रहती है, हम लोग कॉन्स्टेंटली लड़ते रहते हैं, तो हमारी जो लड़ने वाली एनर्जी है वो कहीं बाहर इस्तेमाल होगी, आपस में हम नहीं लड़ेंगे। और साथ में ये भी सोच रहे थे कि अगर मैंने सारे ग्रीक किंगडम्स को इकट्ठा कर लिया कि मेरी लीडरशिप में हम जाके ट्रॉय पे हमला करेंगे, तो एक तरह से मेरी जो अथॉरिटी है बाकी ग्रीक किंगडम्स के ऊपर वो ज़्यादा सॉलिडिफाई यानी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो अगेमेम्नॉन ने कहा कि ठीक है छोटे भाई, हम तुम्हारी बीवी को लाने के लिए हमला करेंगे ट्रॉय के ऊपर। ये जब डिसाइड हो गया तो उसके बाद अगेमेम्नॉन खुद कुछ राजाओं से मिलने के लिए गए जो उनके आसपास के ग्रीक एलाइज थे, और कुछ मैसेंजर्स को भेजा जिन्होंने आसपास के सारे राजाओं को बोला कि हम एक बड़ा एक्सपीडिशन करने जा रहे हैं, एक बड़ा मिलिट्री कैंपेन करने जा रहे हैं। किसके लिए? मेनेलॉस की बीवी को वापस आने के लिए। अब सुनने से ऐसा लगता है कि अगर किसी दूसरे किंगडम के राजा की बीवी को कोई दूसरा इंसान लेके चला गया है तो उसको लेने के लिए हम क्यों जाएं? पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि उस ज़माने की जो जनरल आबादी होती थी वो चाहे कोई काम पॉलिटिकल रीज़न से ही करें, पर ऊपर दिखाने के लिए कोई पर्सनल रीज़न होता था। उस समय के एग्रीकल्चर में फैमिली वैल्यूज़, आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशंस हैं, भाई के बीच में जो रिलेशंस हैं, इसको बहुत वैल्यू दी जाती थी। तो अगर किसी ने ऐसा किया कि कोई बीवी को चुरा के लेके गया, तो वो एक ऐसा रीज़न है जिससे बहुत सारे सैनिक, बहुत सारी आबादी आपके साथ हो जाएगी। चाहे आपका रीज़न पॉलिटिकल है, पर आप जनता को ये बताओगे। तो जब बताया गया कि मेनेलॉस की बीवी को ऐसे पेरिस चुरा के ले गए हैं, मेनेलॉस ने कितना स्वागत किया था पेरिस का, और इस तरह से उन्होंने उसकी हॉस्पिटैलिटी को अब्यूज़ किया, तो सारे ग्रीस के राजा इकट्ठा होने लग गए। वो भी जानते थे कि वो हेलेन को वापस लाने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं ट्रॉय की संपत्ति में से अपना हिस्सा हासिल करने के लिए। तो ग्रीस का एक बहुत बड़ा एक अलायंस तैयार हुआ, और जो जो किंगडम्स अगेमेम्नॉन के साथ उनकी लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार थे, वो सब आके एक रॉन्डेवू पॉइंट पे मिलने लगे, जहां से वो आगे हमला करने के लिए जाने वाले थे। इसमें बहुत बड़े बड़े राजा थे, जैसे कि इथका के राजा ओडिसियस, एजैक्स थे इसमें, दो एजैक्स, एजैक्स द ग्रेटर, एजैक्स द लेसर। फिर इसमें अकिलीज भी थे जो कि ग्रीक साइड के सबसे बड़े हीरो थे, डियोमिडीज थे, नेस्टर भी थे जो कि पूरी ग्रीक साइड के सबसे बूढ़े और अगेमेम्नॉन जिनकी बात सबसे ज़्यादा मानते थे वो राजा थे। तो ऐसे करके कुल मिला के 600-700 जहाज़, इनफैक्ट होमर के इलियड में तो लिखा है कि 1200 जहाज़ तैयार हो गए थे, जो कि ऑलिस से निकल के जाके सीधे ट्रॉय पे हमला करने वाले थे। अब दूसरी तरफ जब पेरिस हेलेन को लेके ट्रॉय के अंदर गए, तो ट्रॉय के राजा प्रियम पहले तो हैरान हुए और एक मीटिंग यहाँ पे बैठ गई कि ये पेरिस ने क्या कर दिया है, ये किसी की बीवी को उठा के लेके आ गए हैं, और वो भी ग्रीस के एक इम्पॉर्टेंट किंगडम स्पार्टा के राजा की बीवी को, तो अब वो हमला तो करेंगे। प्रियम ने ये फैसला किया कि वो हेलेन को वापस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उनको अपने एलाइज को और हिटाइट एम्पायर को दिखाना था कि वो कैसे ग्रीस का सामना कर सकते हैं। ट्रॉय में अपनी बहुत ताकत है, और अगर एक ऐसा सिचुएशन बनता है कि ग्रीस हमारे होम टर्फ पे आके हमसे मुकाबला करेंगे, तो हमारे चांसेस बेहतर होंगे उनको हराने के। उसके ऊपर से प्रियम को भरोसा था कि जो ट्रॉय की दीवारें हैं वो उनकी रक्षा करेंगी, क्योंकि बहुत बार ट्रॉय पे हमला करने की कोशिश की गई थी पर कोई भी ट्रॉय को जीत नहीं पाया था। तो प्रियम के पास बहुत सारे बेटे थे, हालांकि मूवी में दिखाया गया सिर्फ 2 ही बेटे हैं, हेक्टर और पेरिस, पर उनके 40 से ज़्यादा बेटे थे। उनमें से हेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रोजन आर्मी के कमांडर थे इस वॉर में। पर प्रियम के बहुत सारे बेटे थे, कुछ इस लड़ाई में शामिल हुए थे, कुछ आसपास के आइलैंड्स पे थे, और ग्रीस आर्मी की जो मूवमेंट हो रही थी उसके बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए ग्रीस की ये पूरी आर्मी जो इकट्ठा हुई थी, ये उस समय तक की ग्रीस की सबसे बड़ी आर्माडा थी, यानी एक ऐसी फोर्स जो एक एम्फीबियस ऑपरेशन करने वाली थी, पहले पानी के रास्ते से आके फिर ज़मीन पे हमला। क्योंकि ये उस ज़माने की सबसे बड़ी फोर्स थी, इसलिए बहुत सुपरस्टिशियस थे लोग, उनमें बहुत अंधविश्वास था कि हमारा कोई भी कदम गलत नहीं होना चाहिए। उनको एक ऐसा सिग्नल चाहिए था जिससे ये पता चल जाए उन लोगों को कि भगवान उनके साथ हैं। तो क्योंकि ये फौज ऑलिस में इकट्ठा हुई थी और यहाँ से चलने वाले थे, तो चलने से पहले मौसम बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से ग्रीस के फौजियों और उनके जो इंडिविजुअल राजा थे उनके मन में डाउट आने लगा कि क्या ये कैंपेन हम सही कर रहे हैं, क्या अगेमेम्नॉन एक्चुअली सही लीडर हैं। अब ये डाउट अगेमेम्नॉन के लिए तो ठीक नहीं था, क्योंकि उनको दिखाना था बाकियों को कि भाई नहीं, वो एक एबल लीडर है और उनके लीडरशिप में ये हमला होना चाहिए। तो उनको किसी ने सुझाव दिया कि आपको एक बहुत बड़ी बलि चढ़ानी पड़ेगी, और उन्होंने किसकी बलि चढ़ाई?
एगेमेम्नॉन ने अपनी बेटी जिसका नाम हरमाइनी था उसको बुलाया, ये कह के कि तुम्हारी शादी कराएंगे, और यहाँ पे ऑलिस में बुला के सबके सामने उसकी बलि चढ़ा दी। अब चाहे असर इस बलि की वजह से हुआ हो, चाहे कुछ और मीटियोरोलॉजिकल रीजन हो, पर अल्टीमेटली इसके कुछ समय के बाद मौसम साफ हो गया और ये पूरा ग्रीक अर्माडा ट्रॉय की तरफ चल पड़ा। ट्रॉय पे पहुंचने से पहले ट्रॉय के आसपास के जो आइलैंड थे वहां पे भी इन्होंने रुक रुक के रेड किया, वहां के लोगों को मारा, वहां से प्लंडर लेके आगे बढ़ के फाइनली वो ट्रॉय पे हमला करने वाले थे। ट्रोजन्स जानते थे कि उनके पास एक पावरफुल नेवी नहीं है, इनफैक्ट नेवी ही नहीं थी उनके पास, तो ग्रीक अर्माडा को वो समुंदर पे रोक नहीं सकते थे, तो उनका सारा प्लान डिफेंसिव था। ट्रोजन्स ने अपने सारे एलाइज को इकट्ठा किया और उनका प्लान ये था कि जब ये लैंड करेंगे ग्रीक फौजी तो उनको हमको बीचेस पे ही मारना है, उनकी लैंडिंग कामयाब नहीं होने देनी। अगर वो सक्सेसफुली लैंड हो जाते हैं तो उनको ट्रोजन प्लेन्स पे रोकना है, और अगर हम यहाँ पे भी नहीं रोक पाते उनको तो हम दीवारों के अंदर रहेंगे, अपनी जो हमारी जो बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें हैं वो हमारी रक्षा करेंगी। तो पूरा प्लान इनका डिफेंसिव था, और इस डिफेंस को बनाने के लिए सारे एलाइज को ट्रोजन्स ने इकट्ठा कर लिया था। जब ये ग्रीस की आर्मी ट्रोजन बीचेस पे पहुंचने वाली थी तब एक पर्टिकुलर शिप थी इस आर्मी की जो सबसे आगे निकल रही थी। इस शिप पे सिर्फ मिर्मिडॉन्स थे, ये एक स्पेशल ग्रुप था जिनको अकिलीज लीड कर रहे थे। मिर्मिडॉन्स सिर्फ अकिलीज के प्रति वफादार थे, और अकिलीज इस लड़ाई में इसलिए आए थे क्योंकि उनको ग्लोरी चाहिए थी और साथ ही साथ उनको बहुत सारा प्लंडर चाहिए था। उनको ऐसा बताया गया था कि ट्रॉय में बहुत पैसा है और अगर आप यहाँ पे जीत हासिल कर लेते हो तो, क्योंकि ट्रोजन्स के सामने सबसे बड़ा वॉरियर हेक्टर है, हेक्टर को आप उससे मुकाबला करने का मौका मिलेगा, उसको आपने हरा दिया तो आप ऐसा मान लिए जाओगे कि पूरी दुनिया के सबसे बेहतर योद्धा हो। इन सारे लालचों की वजह से अकिलीज मिर्मिडॉन्स को लेके आगे निकल रहे थे कि पहले वो हमला करेंगे। तो अल्टीमेटली जिस फोर्स ने पहले लैंड किया बीचेस के ऊपर वो मिर्मिडॉन्स की फौज थी। जब ट्रोजन्स ने मिर्मिडॉन्स को आगे आते हुए देखा तो उन्होंने पहले एरोज और स्लिंग्स फायर किए और फिर अल्टीमेटली ट्रोजन फौजी मिर्मिडॉन्स से टकराए। पहले दिन की लड़ाई में ग्रीस के फौजियों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई और ट्रोजन्स भी मारे गए। पर इस लड़ाई में ग्रीक फौजियों को समझ में आ गया कि वो ट्रॉय पे डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते। ट्रॉय की दीवारें एक्चुअली फॉर्मिडेबल हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत ऊंची हैं और इनको तोड़ना, इनको क्रैक करना आसान नहीं हो। तो यहाँ लैंड करने के बाद इन्होंने पहला काम क्या किया, बीचेस को पूरी तरह सिक्योर कर लिया। बीच हेड सिक्योर करने के बाद एगेमेम्नॉन ने अपनी तरफ से मेनेलॉस और ओडिसियस को ट्रॉय के अंदर भेजा एक फाइनल बार बात करने के लिए कि अगर तुम हेलेन को वापस कर देते हो और हमारा जो खजाना लेके आए हो वापस कर देते हो तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। जब ओडिसियस और मेनेलॉस ने ये पक्ष रखा ट्रॉय के अंदर जाके तो उनकी बेइज्जती करके उनको यहाँ से भगा दिया गया और ये बात क्लियर हो गई कि इनमें लड़ाई तो होगी। प्रियम पीछे नहीं हट सकते थे क्योंकि बहुत जोश के साथ उन्होंने सारे एलाइज को इकट्ठा किया था ये दिखाने के लिए कि ट्रॉय की दीवारें कितनी मजबूत हैं, हम ग्रीस का भी सामना कर सकते हैं। तो अगर अब वो पीछे हटते तो बहुत बदनामी होती। यहाँ पे आ गए थे, उन्होंने ट्रोजन बीच को सिक्योर कर लिया था, पर इतने फौजी भी नहीं थे उनके पास कि वो पूरे ट्रॉय को घेर सके, वहाँ पे एक सीज डाल सकें। इसीलिए उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि वो ट्रॉय को अगर डायरेक्टली नहीं हरा सकते तो ट्रॉय के जितने भी एलाइज हैं जहाँ से ट्रॉय को रीइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं, फौजी आ रहे हैं, उन पे वो हमला करेंगे, ट्रॉय के कंट्री साइड पे हमला करेंगे। तो यहाँ लैंड करने के आगे 9 सालों तक ग्रीक्स ने बस यही किया, वो ट्रॉय के आसपास के आइलैंड्स पे हमला करते रहे, वहाँ प्लंडर किया, लूटपाट की। अकीलीज ने खुद 20 से ज़्यादा आइलैंड्स को रेड किया था और जब वो रेड करते थे तो वहाँ से बहुत सारा प्लंडर, बहुत सामान, सोने जवाहरात, कई बार वहाँ से मारे हुए राजाओं की वाइफ्स को पकड़ के ये लोग ले आते थे। इसी 9 साल के पीरियड में अकीलीज ने बहुत लोगों को कैप्चर किया और बहुत लोगों को कैप्चर करके उनको रैंसम किया, मतलब पैसे के बदले में उनको वापस कर दिया। इसमें से एक लड़की थी जिसका नाम क्रिसेस था, जिसको कैप्चर करके एगेमेम्नॉन को सौंप दिया गया, और एक लड़की जिसका नाम ब्रिसेस था जो एक्चुअली मैरिड थी और उसके 3 भाई थे। उन सब लोगों को अकीलीज ने मार दिया और ब्रिसेस को कैप्चर करके वो अपने पास लेके आ गया। तो ये 9 सालों में इन्होंने आसपास के एरियाज में रेडिंग की। अब आखिरी साल में क्या हुआ कि ग्रीक कैंप में एक भयंकर प्लेग फैल गया और ग्रीक फौजी बीमारी से मरने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और 10 दिन में जब देखा कि ये प्लेग फैलते ही जा रहा है तो फिर एक व्यक्ति को बुलाया गया जिसने एक भविष्यवाणी की। उसने कहा कि आपके साथ ऐसा होता रहेगा तब तक जब तक आपको अपोलो गॉड माफ़ नहीं करेंगे। तो हुआ ये था कि जो इतनी रेडिंग कर रहे थे आसपास के आइलैंड्स पे जाके, उनमें उन रेड्स के दौरान इन्होंने एक बार एक
पंडित की बेटी को पकड़ लिया था। उसका नाम क्रिसेस था और वो भी एगेमनॉन के पास थी। तो ऐसा कहा गया कि उस पंडित ने अपोलो से कह के आपके इस ग्रीक कैंप में प्लेग फैला दिया है, तो जब तक आप इसकी बेटी को वापस नहीं करोगे तब तक ये ऐसे ही रहेगा। इस बात को अकीलीस ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि अकीलीस को मौका मिल रहा था अगेमेम्नॉन को ये कहने का कि क्रिसेस को वापस करो। अकीलीस और एगेमनॉन में बनती नहीं थी। अकीलीस जलते थे इस बात से कि एगेमनॉन उतने अच्छे वॉरियर नहीं है, पर सब लोगों को लीड कर रहे हैं, कमांडर इन चीफ हैं। और एगेमनॉन इस बात से जलते थे कि कहने के लिए तो है वो कमांडर इन चीफ, सबसे बड़े राजा है यहाँ पे, पर सारे फौजी इज्जत करते हैं अकीलीस की क्योंकि वो बहुत अच्छे वॉरियर हैं। तो इन दोनों में हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहता था। तो जो अकीलीस कह रहे थे अगेमनॉन को कि तुम क्रिसेस को वापस करो, तो उनको बेइज्जती फील हुई, पर क्योंकि वो देख रहे थे कि प्लेग फैल रहा है और उनको अपने साथियों को दिखाना था कि एक लड़की से ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो इस फौज को जीत दिलाएं, तो उन्होंने बहुत भारी मन से कह दिया कि ठीक है मैं क्रिसेस को वापस कर दूंगा। पर क्योंकि अगेमनॉन राजा हैं, उनका अपना ईगो है, तो उन्होंने कहा कि इसके बदले में मुझे एक दूसरी लड़की चाहिए। और कौन सी लड़की थी वो? ब्रिसेस, जो कि अकीलीस के पास थी। जब ये डिमांड उन्होंने अकीलीस के सामने रखी तो पहले तो अकीलीस को बहुत गुस्सा आया, वो अपनी तलवार निकालने ही जा रहे थे, पर फिर वो रुक गए और फिर उन्होंने कहा कि मेरी इतनी बेइज्जती कर दी गई है यहाँ पे, अब मैं और मेरे मिरमिडॉन्स इस लड़ाई में ग्रीक्स का साथ नहीं देंगे। ये बोल के अकीलीस वहाँ से चले गए। अपने टेंट में जाके उन्होंने सारे मिरमिडॉन्स को बुला के बता दिया कि कल से हम लड़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे। और उसके कुछ टाइम के बाद अगेमनॉन की तरफ से कुछ सिपाही आए और ब्रिसेस को पकड़ के अगेमनॉन के टेंट में ले गए। अगले दिन की लड़ाई जब शुरू हुई तो ट्रोजन्स ने देखा कि अकीलीस नहीं लड़ रहे, उनके मिरमिडॉन्स नहीं लड़ रहे, तो उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। लड़ाई को जल्दी सॉल्व कराने के लिए अगेमेम्नॉन और ट्रोजन्स के बीच में एक टेम्प्रेरी डील हुई। डील में ये तय किया गया कि जो दो लोग लड़ रहे हैं लड़की को लेके, हेलेन को लेके, पेरिस और मिनोलॉस के बीच में जो लड़ाई है उनको आपस में ही सुलझानी चाहिए, एक डुएल करना चाहिए। और डुएल के रिजल्ट्स में अगर मेनेलॉस हार गए तो ग्रीक्स वापस चले जाएंगे, और अगर पेरिस हार गए तो उनको हेलेन को वापस करना पड़ेगा, और जितना वो खजाना लेके आए स्पार्टा से वो भी वापस करना पड़ेगा। इस बात पे दोनों ने एग्री कर लिया। अब जब लड़ाई हुई तो ये दिखाई पड़ गया कि मेनेलॉस बहुत आराम से पेरिस को मारने वाले थे। उन्होंने पेरिस को घायल कर दिया और पकड़ के उनके हेलमेट से पकड़ के अपने कैंप पे लेके जा रहे थे, पर तब पेरिस का हेलमेट टूटा और वो वहाँ से अपने आप को बचा के भाग के चले गए ट्रोजन साइड पे। और उसके तुरंत बाद ट्रोजन साइड से एक वॉरियर जिसका नाम पैंडरस था, उसने तीर चलाया जो मेनेलॉस को आके लगा। मेनेलॉस घायल हुए और ये देख के अगेमेम्नॉन को गुस्सा आया कि हमने यहाँ पे डील की थी और कोई इन दोनों के अलावा और कोई नहीं लड़ना चाहिए था इसमें, पर किसी तीसरे इंसान ने फायर किया तीर, तो ये डील टूट चुकी है और एक बार फिर से इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तो ये ट्रोजन वॉर में एक्चुअली हुआ था, पर जो 2004 की पिक्चर है ट्रॉय, उसमें दिखाया है कि मेनेलॉस को यहाँ पे हेक्टर मार देते हैं। ऐसा नहीं हुआ था। अकीलीस के एब्सेंस की वजह से ग्रीक सेना का मोराल इतना डाउन हो गया था कि उनको पीछे धकेलते धकेलते एक दिन ट्रोजन सिपाही उनको उनके शिप तक लेके आ गए थे, और फिर हेक्टर ने एक ग्रीक जहाज को पकड़ा और उस पर आग लगवा दी। दूर से जलते हुए एक ग्रीक जहाज को अकीलीस अपने टेंट में बैठ के देख रहे थे, पर उन्होंने इंटरवेंशन नहीं किया। इस घटना के पहले अकीलीस को मनाने के लिए अगेमेम्नॉन ने एक डील उनके सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम लड़ने के लिए आ जाओगे तो मैं तुमको ब्रिसेस तो वापस करूंगा ही, उसके साथ बहुत सारा सोना जवाहरात, हमने यहाँ पे इतना सारा जो लूट इकट्ठा किया है उसमें मेरा जो हिस्सा है उसका एक बड़ा हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा। हम जब वापस ग्रीस जाएंगे तो तुमको मैं बहुत सारे शहर दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा दूंगा, अपनी खुद की एक बेटी की शादी कराऊंगा। बहुत सारी चीज़ें ऑफर की अकीलीस को, फिर भी अकीलीस मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ये कह दिया था कि अब बस मैं वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो जब ये हुआ, जब हेक्टर ने एक ग्रीक शिप को आग लगाई तो अकीलीस देख रहे थे पर उन्होंने कुछ किया नहीं। पर उनके साथ ही पेट्रोक्लस, जो कि अकीलीस के अच्छे दोस्त भी थे और साथ ही मिरमिडॉन्स के सेकंड इन कमांड भी थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा कि हमारे अपने ग्रीक भाई मारे जा रहे हैं और हमारी शिप को जलाया जा रहा है और अकीलीस कुछ कह नहीं रहे। तो उन्होंने अकीलीस से रिक्वेस्ट की, उनको कहा कि हमको यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, पर अकीलीस ने जब मना किया तब पेट्रोक्लस ने कहा कि अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो आपकी जगह पे मैं मिरमिडॉन्स को लीड करूंगा। इस बात के लिए अकीलीस ने परमिशन दे दी, पर उन्होंने इस कंडीशन पे परमिशन दी कि तुमको सिर्फ जो ट्रोजन्स इतने आगे आ चुके हैं, हमको एकदम शिप तक धकेल चुके हैं, तुमको इनको पीछे धकेलना है और बस इनके शहर के अंदर इनको वापस करना है, पर यह मत करना कि तुम जाके शहर पे हमला कर रहे हो। तो पेट्रोक्लस ने कहा ओके। तो इन दोनों के बीच में ये एक छोटी सी डील हो गई और अकीलीस ने अपना खुद का आर्मर उतार के पेट्रोक्लस को दिया।
अब जब अगले दिन की लड़ाई शुरू हुई तो पेट्रोक्लस को लेके मिर्मिडॉन्स लड़ने के लिए आए और उनकी प्रेजेंस की वजह से अब ग्रीक सेना में एक बार फिर से एक नई जान, एक स्फूर्ति आ गई और उन्होंने ट्रोजन्स को पीछे धकेलते धकेलते उनके सिटी वॉल्स तक ले गए। अकिलीस को वादा किया था पेट्रोक्लस ने कि वो सिटी वॉल्स के ऊपर हमला नहीं करेंगे, पर अब उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने यहाँ तक धकेल ही दिया है तो चलो मैं सिटी वॉल्स पे भी हमला करता हूँ। तो उन्होंने वॉल्स पे चढ़ के आगे अटैक करने की कोशिश की। एक बार कोशिश की, गिरे, दूसरी बार कोशिश की, गिरे, तीसरी बार गिरे और चौथी बार जब वो गिरे तो उनका आर्मर उनकी बॉडी से अलग हो गया और वहाँ पे हेक्टर ने एक भाला लेके उनके पेट पे मार के पेट्रोक्लस की जान ले ली। मूवी में ऐसा दिखाया है कि हेक्टर को पता नहीं था कि जिसको वो मार रहे हैं वो अकिलीस नहीं पेट्रोक्लस है, पर ट्रोजन वॉर की कहानी के मुताबिक उनको क्लियरली पता था। और इनफैक्ट पेट्रोक्लस को मारने के बाद हेक्टर ने पेट्रोक्लस का जो आर्मर पहना था उन्होंने, जो कि अकिलीस का आर्मर था, उसको भी ले लिया अपनी साइड को दिखाने के लिए। देखिए मेरे पास अब अकिलीस का आर्मर है। इसके बाद पेट्रोक्लस की बॉडी को ग्रीक साइड पे लाया गया। जब ये बताया गया अकिलीस को कि हेक्टर ने पेट्रोक्लस को मारा है तो अकिलीस बहुत गुस्सा हुए और अगले दिन पूरा आग बबूला होके जब वो ट्रोजन आर्मी में लड़ने के लिए गए तो हज़ारों सिपाहियों को मारा और फिर उन्होंने जाके हेक्टर को चैलेंज किया। अब मूवी में दिखाया है कि वो हेक्टर को अकेले जाते हैं, चैलेंज करते हैं, चिल्ला के बुलाते हैं, फिर हेक्टर जाके सब लोगों से परमिशन लेते हैं, गुड बाय बोल के नीचे लड़ने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं हुआ था। जब वो हेक्टर को चैलेंज करने गए थे तो हेक्टर ऑलरेडी बैटलफील्ड में थे, वो भी लड़ रहे थे और पहले हेक्टर ने सोचा हुआ था कि अगर अकिलीस मेरे से लड़ने के लिए आएगा अगले दिन तो मैं सामना करूंगा उसका, क्योंकि अब अकिलीस का आर्मर मेरे पास है। पर जब हेक्टर ने देखा कि दौड़ता हुआ अकिलीस एकदम आग बबूला होते हुए उसकी तरफ आ रहा है तो हेक्टर भागने लगा। वो ऐसा भागा कि अकिलीस ने पूरे ट्रॉय के 3 चक्कर लगाए थे उसके पीछे भागते भागते। फिर फाइनली हेक्टर रुका और इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। कुछ ही देर के युद्ध के बाद अकिलीस ने एक भाला हेक्टर के गले पे मारा और वो उसी समय मर गया। हेक्टर को मारने के बाद अकिलीस ने उसकी बॉडी को मिसट्रीट किया। उसकी बॉडी का पैर के पास एक भाला घुसेड़ा, वहाँ से एक रस्सी बांध के हेक्टर की बॉडी को बांध के अपने रथ से खींचते हुए अकिलीस ग्रीक कैंप में लेके गया। फिर वहाँ पे उसने पेट्रोक्लस की चिता को आग दी और वहाँ पे भी हेक्टर की बॉडी को अपने रथ से बांध के उसने पेट्रोक्लस की बॉडी के आसपास 3 चक्कर लगाए। इसके बाद उसने हेक्टर की बॉडी को वहीं पड़े रहने दिया। 9 दिन हो गए उसकी बॉडी वहीं पड़ी हुई थी पर अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई थी। फिर 10वें दिन रात के अंधेरे में ट्रोजन किंग प्रियम छुपते छुपाते सीधे अकिलीस के टेंट में गए, उनके पैरों पे गिर के बोला कि हेक्टर की बॉडी को वापस करो, मेरा सबसे बड़ा बेटा था, इतना बड़ा वॉरियर था, ये ठीक नहीं हो रहा उसकी बॉडी के साथ। और साथ ही बहुत सारा सोना चांदी, बहुत सारा रैंसम ऑफर किया। अकिलीस का मन पिघल गया इस बूढ़े राजा को देख के और उसने कहा कि ठीक है, हेक्टर की बॉडी को वापस ले जाओ और हम 11 दिनों तक अब ट्रॉय पे हमला नहीं करेंगे। तो 11 दिन तक कोई लड़ाई नहीं हुई। 12th डे पे एक बार फिर से लड़ाई शुरू हुई और फिर से अकिलीस अब ग्रीक साइड को लीड कर रहे थे। ट्रोजन्स ने ग्रीक का मुकाबला करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े वॉरियर्स को ज़मीन पे उतारा। एक बार पेंथिसिलिया आई थी जो कि एक अमेजोन वॉरियर थी, उनको अकिलीस ने मारा। फिर एक बार मेमनॉन आए थे जिन्होंने ग्रीक साइड के जो नेस्टर नाम के किंग थे उनके बेटे को मारा था। अब मेमनॉन को भी अकिलीस ने मार दिया और जब मेमनॉन मर गए और ट्रोजन आर्मी डर के वापस अपने गेट के अंदर आ रही थी, दीवारों के अंदर आ रही थी, तो अकिलीस उनका पीछा कर रहे थे। और इत्तेफाक उस दिन ऐसा हुआ, या तो जो गेट पे खड़े थे गेट कीपर्स उन्होंने कुछ गलती की या अकिलीस बहुत तेज़ दौड़ रहे थे, जो भी हो पूरी ट्रोजन आर्मी गेट के अंदर आ गई। पर साथ ही लास्ट में, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अकिलीस भी गेट के अंदर घुस गए। तो अब अकिलीस ट्रॉय के गेट के अंदर थे, पर जैसे ही वो अंदर घुसे गेट के बिल्कुल ऊपर की तरफ पैरिस अपना धनुष बाण लेके तैयार थे। उन्होंने तीर चलाया और वो सीधा आके अकिलीस के पाँव पे लगा। कुछ अकाउंट्स में कहते हैं कि उनके हील पे लगा था और कुछ कहते हैं कि एंकल पे, पर वो तीर लगते ही अकिलीस की मौत हो गई। अब जब ग्रीक साइड को पता चला कि अकिलीस मारे जा चुके हैं तो वो दौड़ के आए अकिलीस की बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो बहुत जद्दोजहद करके एजैक्स और ओडिसियस ने किसी तरह अकिलीस की बॉडी को रिकवर किया और अपने कैंप में आने के बाद अब ग्रीक साइड पे ये बहस होने लग गई थी कि अकिलीस का आर्मर और उसके वेपन्स किस योद्धा को मिलेंगे। एजैक्स और ओडिसियस में कंपटीशन हुआ। अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि ओडिसियस बेहतर वॉरियर है और इस बेइज्जती से दुखी होकर एजैक्स ने सुसाइड कर ली। अब ओडिसियस जानते थे कि ग्रीक साइड पे कोई ज़्यादा बड़े वॉरियर्स बचे नहीं हैं, पर
ट्रोजन साइड पे भी कोई बड़े खास वॉरियर्स नहीं बचे हैं, अभी पैरिस जिंदा थे। तो ओडिसियस ने प्रियम के बहुत सारे बेटे थे, उनमें से एक को कैप्चर किया। उसके पास भविष्य देखने की एबिलिटी थी, तो उसने बताया कि आप ट्रोजन साइड को तब तक नहीं हरा सकते जब तक आपके साइड पे फिलोसाइटिस नहीं लड़ रहा। फिलोसाइटिस के पास एक हेराक्लस का स्पेशल धनुष है, वो धनुष ही आपको ये लड़ाई जिता सकता है। अब फिलोसाइटिस ग्रीक साइड का एक अच्छा खासा लीडर था, पर जब ये पूरी ग्रीक कंटिंजेंट ट्रॉय पे हमला करने के लिए आई थी तो रास्ते में वो लोग बहुत आइलैंड पे रुकते थे रेड करने के लिए। तो एक बार किसी आइलैंड पे फिलोसाइटस को एक सांप ने काट लिया था और उसके घाव में बहुत डिकम्पोजिशन हो गया था, उसके घाव से बदबू आने लगी थी। तो सारे ग्रीक फौजी फिलोसाइटस को उसी आइलैंड पे छोड़ के आगे बढ़ गए थे। पर अब ओडिसियस को जब भविष्यवाणी दिखी, उनको लगा कि हमको फिलोसाइटिस की ज़रूरत है, तो उन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके फिलोसाइटस को यहाँ पे बुलवाया, उनका इलाज किया गया और फिर फिलोसाइटस अपने धनुष को लेके मैदान पे उतरे और फिर उन्होंने उसी धनुष से पेरिस को मार दिया। तो जिस व्यक्ति ने हेलेन को ट्रॉय में ला के इस लड़ाई को शुरू करवाया था, पेरिस, अब उनकी भी मौत हो गई थी। ट्रोजन साइड पे अब कोई भी खास बड़े वॉरियर्स नहीं बचे थे, पर अभी भी ट्रॉय की दीवारें बरकरार थी। ग्रीक साइड पे ओडिसियस कॉन्स्टेंटली ये दिमाग लगा रहे थे कि कैसे हम ट्रॉय के अंदर घुसें। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी आर्मी को लेके टेम्परेरीली ट्रोजन बीच से थोड़ा दूर निकल जाएंगे। बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन जब लड़ने के लिए ट्रोजन सिपाही अपने शहर से बाहर निकले, बीच पे आए तो देखा कि यहाँ पे कोई भी ग्रीक शिप या ग्रीक फौजी नहीं है सिवाय एक के। एक ग्रीक फौजी वहाँ पे रुका हुआ था, इसका नाम सिनोन था। और जब सिनोन के पास वो लोग गए तो सिनोन ने बताया कि मुझे इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है बलि का बकरा बनाने के लिए, मैं भी यहाँ से भागना चाहता था पर ये लोग मुझे लेके नहीं गए। पूरी ग्रीक सेना वापस चली गई है और बीच पे दूर सिनोन ने एक लकड़ी के घोड़े को दिखाया। ये घोड़ा साइज में बहुत बड़ा था और हॉलो था अंदर से। तो सिनोन ये कह रहे थे कि ग्रीक्स अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने गॉडेस अथीना के सामने ये ऑफरिंग दी थी इस घोड़े की, ताकि अथीना इनकी जो ग्रीस की यात्रा है उसको सफल बनाए। और सिनोन ने यह भी कहा कि ग्रीक साइड ने इस घोड़े को इतना ऊंचा इसलिए बनाया है ताकि किसी भी कीमत पे ट्रोजन्स इसको अपने शहर के अंदर ना लेके जा सके। अगर वो अंदर लेके चले गए तो ट्रोजन्स का बहुत फायदा हो जाएगा, उन पे बहुत कृपा हो जाएगी, ऐसा सिनोन ने कहा। तो पहले तो ट्रोजन्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनमें कुछ बहस हुई, पर अल्टीमेटली एक बहुत टॉप का रिलीजियस लीडर था ट्रोजन साइड पे, उसने कहा कि नहीं, हमको इस गॉड की ऑफरिंग को, इस घोड़े को अंदर लेके आना चाहिए। तो सिनोन और उनके साथ वो घोड़ा जिसको आज हम ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानते हैं, उसको वो लोग अंदर लेके आए। सेलिब्रेशंस हुए, बहुत आतिशबाजियाँ हुई कि हमने ग्रीस को हरा दिया है, और ये लोग सब खा पी के सब रात को सो गए। ऑब्वियसली ग्रीक सेना यहाँ से गई नहीं थी, वो सिर्फ इस बीच से हट गई थी और 10 मील दूर एक छोटे से आइलैंड पे वेट कर रहे थे। जब रात का अंधेरा हुआ तो सिनोन ट्रॉय की सबसे ऊंची दीवार पे गए और वहाँ छत पे चढ़ के उन्होंने एक मशाल से सिग्नल किया। उसके बाद इस घोड़े के अंदर कुछ फौजी छुपे हुए बैठे थे, उसमें से ओडिसियस भी था। ये सारे फौजी बाहर निकले, गेट पे गए और गेट को अंदर से खोला, और सिग्नल की वजह से ऑलरेडी जो ग्रीक सेना इतने दूर थी, 10 मील दूर, वो तुरंत 2-3 घंटे में सेल करके यहाँ पहुँच गए। और सूर्योदय होने से पहले इस पूरी सेना ने ट्रॉय को तहस नहस कर दिया। ट्रॉय के राजा प्रियम को अकिलीस के बेटे नियोटोलेमस ने मारा, और हेक्टर की वाइफ को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। और फिर हेक्टर का जो एक छोटा सा बच्चा था उसको भी दीवार के ऊपर से फेंक के मार दिया। ट्रॉय की रॉयल फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी आदमी थे जो गद्दी के वारिस बन सकते थे, उन सबको मार दिया गया। और जो रॉयल फैमिली की औरतें थीं उनको इन्होंने कैप्चर कर लिया। और हेलेन, जिस लड़की की वजह से ये पूरा ट्रोजन वॉर हुआ था, वो अभी अपने कक्ष में बैठी हुई थी और वो वेट कर रही थी मेनेलॉस के आने का। मेनेलॉस बिल्कुल गुस्से में तलवार अपने हाथ में लेके जब उसके कक्ष में घुसे तो वो हेलेन की ब्यूटी को देख के, उनकी सुंदरता को देख के उनका दिल पिघल गया और उन्होंने हेलेन को माफ़ कर दिया। तो इस तरह से ट्रॉय पूरी तरह तहस नहस हो गया, सब लोग मारे गए और ग्रीक सेना अगले दिन अपने जहाज़ों पर बैठ के वापस निकलने के लिए तैयार हो गए। जो इनकी वापसी की यात्रा थी वो भी आसान नहीं थी, क्योंकि होमर की इलियड की कविता में सिर्फ वहीं तक लिखा है जहाँ पे अकिलीस की मौत होती है। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट कविता है दी ओडिसी, उसमें उन्होंने बताया है कि इनकी इस ग्रीक सेना की रिटर्न जर्नी कैसी थी, और ख़ास करके होमर ने सिर्फ ओडिसियस की लौटने की जर्नी पे फोकस किया है।
इतनी मुश्किल यात्रा थी ओडिसियस की कि उनको घर पहुंचने में 10 साल लग गए। पूरी ओडिसियस की यात्रा है, उसके ऊपर मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने पूरी ओडिसियस की जर्नी को 10 साल में उसने क्या क्या किया उसको एपिसोड बाय एपिसोड डिस्क्राइब किया है। अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसी ओडिसी की कहानी के ऊपर अभी क्रिस्टोफर नोलन की एक पिक्चर भी आ रही है। मैंने ट्रोजन वॉर की इस कहानी को बताने के लिए अपनी सारी रिसर्च इस किताब से की है। इसको लिखा है बैरी स्ट्रॉस ने, जो कि एक हिस्टोरियन है, और उन्होंने इस कहानी के अंदर जिन भी किरदारों के बारे में बात की है, जिस भी घटना के बारे में बात की है, उसका कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई हिस्टोरिकल पैरेलल बताया है कि अगर ये कैरेक्टर, मान लीजिए हेक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर हेक्टर वहाँ पे एक्चुअली उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक बहुत बड़ा वॉरियर ट्रॉय की तरफ था। सिमिलरली ट्रॉय एंड में पूरा जला के ख़त्म कर दिया गया, पर उसके बाद इनियस नाम का एक व्यक्ति था जो कि ट्रॉय की रॉयल फैमिली से रिलेटेड था। जब ट्रॉय ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो ट्रॉय पे राज करने के लिए आया, फिर से ट्रॉय को वापस बनाया गया। इस बार वो इतना बड़ा और समृद्ध शहर नहीं था, पर ट्रॉय में फिर से घर बसे थे। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको इस किताब में मिलेंगी। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं किताब को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पूरी कहानी को पढ़ते समय मैंने ये एहसास किया कि जो 2004 की ट्रॉय मूवी है, हालांकि दिखने में पिक्चर बहुत अच्छी है, एस्थेटिकली प्लीजिंग, बहुत अच्छे अच्छे सीन है उसके अंदर, बड़े बड़े सेट्स बने हुए हैं, पर कहानी में बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए हैं। पहला और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चेंज ये है कि मूवी के एंड में दिखाया है कि पेरिस और हेलेन सेफली यहाँ से बच के निकल जाते हैं। रियलिटी में ट्रोजन वॉर की कहानी में ऐसा नहीं हुआ था। मेनेलाओस नहीं मरे थे। मेनेलाओस हेलेन को लेके वापस स्पार्टा जाते हैं, जिसकी वजह से हेलेन का जो किरदार है इलियड के अंदर, उस पर बहुत चर्चाएं होती हैं कि क्या हेलेन सच में पेरिस से कभी प्यार करती भी थी, कि क्या हेलेन की शुरू से ये एक स्ट्रैटेजी थी ट्रॉय के शहर को मिट्टी में मिलाने की। क्या ये उनका हमेशा से प्लान था कि मेनेलाओस से उन्होंने बात करके रखी थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, फिर मैं तुमको इंटरनल इन्फॉर्मेशन दूंगी और फिर अल्टीमेटली तुम यहाँ पे हमला करके मुझे वापस ले जाना। ये सब कुछ किसी प्लान का हिस्सा था। उसके अलावा पिक्चर में दिखाया है कि मेनेलाओस को हेक्टर मार देते हैं, ऐसा नहीं हुआ था। उसके अलावा पिक्चर में दिखाया है कि लास्ट में एगेमेम्नॉन मर जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ था। एगेमेम्नॉन ट्रोजन वॉर में नहीं मरे थे। घर पे जाने के बाद उनकी बीवी और बीवी के लवर ने मिल के एगेमेम्नॉन को मार दिया था। ट्रॉय के राजा प्रियम को एगेमेम्नॉन ने मारा, ऐसा नहीं था। और मूवी में दिखाया है कि अकिलीस ट्रोजन वॉर के अंदर बैठ के ट्रॉय के अंदर आते हैं, ब्रिसेस को बचाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। अकिलीस ट्रोजन हॉर्स के बहुत पहले ही मर चुके थे। और ब्रिसेस का जो लव स्टोरी का एंगल दिखाया है अकिलीस के साथ, उसको बहुत रोमांटिसाइज किया है। असलियत में अकिलीस ने पहले ब्रिसेस के पति को मारा था, फिर उसके 3 भाइयों को मार के पकड़ के स्लेव बना के अकिलीस लेके आए। मूवी के एंड में ये भी दिखाया है कि हेक्टर की वाइफ अपने बच्चे को लेके एक सुरंग से निकल जाती हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। हेक्टर की वाइफ एंड्रोमाशे को अकिलीस के बेटे ने कैप्चर कर लिया था, और हेक्टर का जो बेटा था उसको इसी अकिलीस के बेटे ने जान से मार दिया था। ये मैंने आपको ट्रोजन वॉर की कहानी का एक समरी दिया है। अगर आप इस कहानी को ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने इस कहानी की एक डिटेल प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 तक ट्रोजन वॉर के हर एपिसोड को ज़्यादा विस्तार से उसके बारे में बताया है। अगर आप वो सीरीज़ चेकआउट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। उस सीरीज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।